नमस्कार साथियों। दोस्तों सुबह का नमस्कार। दोस्तों हमारे एक मित्र का कमेंट था कि ऑल टाइप ऑफ फीवर ट्रीटमेंट विथ एलोपैथी मेडिसिन, यानी सभी प्रकार के बुखार को हम अंग्रेजी दवाइयों से कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं इसी को आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिरी तक और ध्यान से सुनना, क्योंकि फीवर एक ऐसा चीज़ है जब ज़्यादा आपको हो जाए तो दिमाग पर चढ़ सकता है और उसके बाद में आपको बहुत सारी दिक्कत आ सकती है। जब भी ब्रेन में फीवर चढ़ेगा तो आपको पता है कि कन्वर्जन आने के चांस होते हैं, चाहे बच्चों में हो चाहे बड़ों में हो, किसी को भी जो है झटके लग सकते हैं। झटका या कन्वर्जन एक ऐसी स्थिति होती है जब आपके बुखार होने की वजह से आपके दिमाग की नसों को क्षति पहुंचती है, जिसकी वजह से आपका दिमाग आपके शरीर का संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से शरीर का संयम मिल जाता है। आपको आप कुछ भी मतलब बोलने में आपको तकलीफ होगी, आपको समझने में तकलीफ होगी, आप पहचानने में आप दिक्कत होगी, या कई बार झटके आने लगते हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं कि बुखार का ट्रीटमेंट यानी बुखार का मैनेजमेंट कैसे करना है। दोस्तों कोई भी बीमारी होगी, वायरस से होगी या बैक्टीरिया से होगी, उसमें इन्फ्लामेशन आता है। किसी भी पार्ट में शरीर में अगर इन्फ्लामेशन आया तो उसके परिणाम स्वरूप आपको लक्षण देखने को मिलेगा, फीवर यानी बुखार आपको देखने को मिलेगा। अब आपको इन्फेक्शन चाहे गैस्ट्रो इन्फेक्शन है, जैसे कि गैस्ट्रो एंटेराइटिस यानी आंत में इन्फेक्शन हुआ है, डायरिया ही क्यों ना हुआ हो, उसमें भी अगर इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आई, इन्फेक्शन आई, तो भी आपको फीवर आएगा। LRTI इन्फेक्शन यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपके छाती में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ, खांसी सर्दी, तो भी आपको बुखार आएगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी बुखार आएगा। सभी प्रकार की बीमारियों में, चाहे वह डेंगू हो, कोई भी वायरस बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ, मलेरिया, कोई भी बीमारी हो, उसमें बुखार एक लक्षण स्वरूप आएगा। अब मैं बुखार का मैनेजमेंट बता रहा हूँ, क्योंकि बीमारी का जो एंटीबायोटिक क्या सेलेक्ट करना है वो अलग विषय है। यहाँ बुखार मैनेजमेंट की आपने बात की है, तो इसलिए बुखार यानी फीवर मैनेजमेंट के बारे में ही मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी एंटीबायोटिक या एंटीपायरेटिक या एंटीवायरल क्या दवा यूज करना है, इसको आपको डिसाइड करना है बीमारी के हिसाब से। मैं केवल फीवर मैनेजमेंट बता रहा हूँ। दोस्तों कभी भी पेशेंट को अगर हाई ग्रेड फीवर है, जैसे 104 और 105, ज़्यादा ही फीवर है, दवा भी काम नहीं कर रही है, ऐसे कंडीशन में उसको स्पंजिंग का उपयोग करें। कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक लगातार उसके सर को, उसके हाथ को, उसके पैर को लगातार आपको पोंछना है, गीले पानी से पोंछना है, रुकना नहीं है। क्योंकि आप सर को पोंछा लगाओगे तब तक पैर गर्म हो जाएगा, जब पैर पे पोंछा लगा के सर को लगाने जाओगे फिर पैर गर्म हो जाएगा। तो ये कंडीशन जब तक पूरा बॉडी नॉर्मल ना हो जाए 1 डेढ़ घंटे तक लगातार स्पेंडिंग करना है, फीवर आराम से उतर जाएगा। इसके बाद अगर 101 102 डिग्री का फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स दवाइयाँ, अगर डायरिया के पेशेंट को आप एंटीपायरेटिक दवा ओरली खिलाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में पैरासीटामॉल का IV लगाना पड़ सकता है आपको। स्लोली डोज कैलकुलेशन होता है, 15 mg/kg के हिसाब से डोज कैलकुलेट करके आपको पैरासीटामॉल IV लगाना होता है। किसी किसी कंडीशन में इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक भी लोग यूज करते हैं, इंट्रामस्कुलर वेट के हिसाब से कैलकुलेशन करके, उससे भी फीवर उतर जाता है आधे घंटे से 45 मिनट में। लेकिन डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के देख रेख में ही आपको करना है। ये ओनली जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ, कोई भी इस जानकारी का गलत उपयोग ना करें। एंटीपायरेटिक दवाइयाँ कौन कौन सी आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें NSAID जो दवाइयाँ होती हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, प्लेन पैरासीटामॉल जो लोग यूज कर रहे हैं आजकल, ज़्यादा प्रचलन चल गया है 650 mg डायरेक्ट, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये दवा का यूज करना आप बंद करें। ज़्यादा मात्रा में आप पैरासीटामॉल अगर मरीज को देते हो तो उसके किडनी पे असर पड़ेगा, और साथ ही साथ हाई पावर में 650 mg किसी को दोगे तो कई बार मैंने पेशेंट को बेहोश होते, चक्कर होते देखा है। इससे अच्छा है आप नेमोस्लाइड प्लस पैरासीटामॉल का उपयोग कर लीजिए, या आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामॉल का उपयोग कर लीजिए। और एंटीपायरेटिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो कॉम्बिनेशन के साथ आती है, जिसमें पैरासीटामॉल की मात्रा कम होती है और उसमें दूसरा ड्रग्स ऐड होता है, जैसे नेमोस्लाइड हो गया या आइबुप्रोफेन हो गया। ये सारी दवाइयों का इस्तेमाल करके आपको पेशेंट को SOS ज़रूरत पड़ने पर देना है। कई लोग बुखार आया तो 2 बार, दिन में 2 टाइम दे दिए, दिन में 3 टाइम दे दिए, ऐसा नहीं करना है। फीवर की दवा फीवर आने पर ही देना है। और फीवर आने पर लोग घबरा जाते हैं, आपको कंप्लेंट करते हैं सर आराम नहीं मिल रहा है, और आप दबाव में आकर के चलो 3 टाइम दे दो, फीवर आएगा ही नहीं। जब 3 टाइम दवा पैरासीटामॉल खाएगा तो फीवर आएगा कहाँ। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि फीवर की दवा ज़रूरत पड़ने पर ही आपको देनी है। जब फीवर आएगा तभी मरीज को आपको फीवर की दवा खिलानी है। प्लेन पैरासीटामॉल 650 mg का उपयोग नहीं करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ,
इसके बाद दोस्तों अगर ज़्यादा फीवर है, आपका ओरली दवा नहीं काम कर रहा है, तो आईवी पैरासीटामॉल आप लगा दीजिए। आईवी इतना बड़ा 100 ml में आता है पैरासीटामॉल का, जैसे कि मेट्रोजिल ये सब आता है वैसे पैरासीटामॉल का भी आता है। इसको आप आईवी के माध्यम से धीमे धीमे चढ़ा दीजिए, बुखार आपका उतर जाएगा। ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर है तो आप स्पंजिंग करना ना भूलें, यानी पट्टी करना ना भूलें। बच्चों में फीवर आ रहा है तो वही इसी प्रकार से डोज कैलकुलेट करके बच्चों में भी देना होता है। अगर बच्चे में भी दवाई काम नहीं कर रही तो आईवी पैरासीटामॉल चढ़ाना पड़ सकता है। इसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से आप एंटीपायरेटिक दवाइयों का यूज करके, स्पंजिंग का यूज करके, कैसा भी कितना भी फीवर हो, चाहे वो किसी भी बीमारी से हो, चाहे मलेरिया से हो, चाहे डेंगू से हो, चाहे बैक्टीरिया से हो, टाइफाइड से हो, सारे फीवर को मैनेज कर सकते हो। लेकिन दवाई SOS ज़रूरत पड़ने पर ही आपको बुखार की दवा देनी है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। फीवर आराम से उतर जाएगा और उतरने के बाद आप अच्छी एंटीबायोटिक अगर लगाएंगे और बीमारी के कारण को ही ख़त्म कर देंगे तो फीवर आएगा ही क्यों। जब बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगा, तो फीवर नहीं आएगा। आपकी बीमारी ख़त्म हो गया मतलब फीवर का संकेत आना ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई आपने क्या एंटीबायोटिक लगाई है, कौन सी एंटीबायोटिक यूज किया है आपने, ताकि मरीज को अच्छा रिजल्ट देखने को मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बुखार मैनेजमेंट, आपको फीवर मैनेजमेंट समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, और साथ ही साथ आप चैनल के साथ ज़्यादा मात्रा में जुड़े ताकि मुझे वीडियो बनाने में मदद मिले। धन्यवाद।